हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों हमारा पार्ट नंबर 7 है चैप्टर 1 का, इकोनॉमिक्स का। इंडियन इकोनॉमिक क्लास 12 वाले बच्चों के लिए यहाँ पर लिख लेना क्लास 12। हालांकि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा। हम लोग सीखने वाले हैं आज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सर ये क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर? चिंता मत करो, आपको बताऊंगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। आपको पहले बता देता हूँ, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको होता है ये हमारा 2 टाइप का होता है। सर ये होता क्या है? अरे चिंता क्यों कर रहे हो, चिंता क्यों कर रही हो? हमारा 2 टाइप का होता है, पहले फटाफट से लिख लो। एक होता है हमारा इकोनॉमिक, लिखो फटाफट से मेरे साथ। सर लिखना है, देखो लिखना है लिख लो, नहीं तो बाद में आपको पता ही नहीं, ज़्यादातर लिखवाता तो हो नहीं, आपको सिर्फ बुक में से समझा देता हूँ, तो आपकी मर्जी है। एक होता है हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा होता है दोस्तों हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों हमारे 2 हमारे होते हैं, एक होता है हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सर ये क्या होता है इकोनॉमिक और इकोनॉमिक और सोशल? देखो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है। इकोनॉमिक में पहले आप लोग लिख लो। इकोनॉमिक मतलब होता है जहाँ पर आपको ना इकोनॉमिकली हमारे देश को दोस्तों डेवलप करा जा रहा होता है। इकोनॉमिकली मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जा रही होती हैं जो हमारे देश के मतलब ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में मेरे सामने कुछ लिख लो, मेरे साथ साथ लिख लो। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। तो दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हो, सबसे पहला रेलवे। दोस्तों हमारे यहाँ पर पहले रेलवे नहीं हुआ करती थी, तो देखो दोस्तों यहाँ पर रेलवे आई थी। इससे हमारे देश का दोस्तों इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हमारी ग्रोथ मिली थी, ठीक है ना। अब वो बात अलग है कि इसको यूज़ करा था ब्रिटेन लोगों ने अपने ही फ़ायदे के लिए। बताने वाला हूँ, जब थ्योरी कराऊंगा ना सब कुछ बताऊंगा कि रेलवे आई थी, आप लोग पहले जानो। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट वगैरह पे भी काम करा गया था, जैसे कि रोड वगैरह बनवाने पर काम करा गया था, ये भी अपने फ़ायदे के लिए करा था उन लोगों ने। उसके बाद पावर वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या कोई मतलब एनर्जी वगैरह में दोस्तों वो लोग इन्वॉल्व हो गए थे, वो भी अपने फ़ायदे के लिए हो गए थे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग वगैरह बनाई थी। उसके बाद दोस्तों उन्होंने पोर्ट वगैरह, बंदरगाह वगैरह बनाए थे, शिप्स वगैरह बनाए थे, जिससे कि वो बिज़नेस को इंडिया से रॉ मटेरियल खरीद सके और अपने लिए वहाँ पर उसको रॉ मटेरियल कन्वर्ट कर सकें फिनिश गुड्स में। उन्होंने पोर्ट वगैरह बनवाए थे। उसके बाद दोस्तों संचार करने के लिए, बातचीत करने के लिए, माध्यम करने के लिए उन्होंने पोस्ट वगैरह, एक आम आदमी के लिए पोस्ट वगैरह बनवा दिए थे। और बड़े बड़े जो ऑफिसर लोग हुआ करते थे उन्होंने उनके लिए ई टेलीग्राम बनवा दिए थे। ई टेलीग्राम, सर ये क्या होता है ई टेलीग्राम? टेलीग्राम मतलब पोस्ट करने के लिए होता है। उसके बाद और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करी थी, जैसे कि हमारे यहाँ का बैंकिंग सिस्टम मतलब इंप्रूव करा था, जैसे कि पैसे वगैरह इधर से उधर जाने में कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब हालांकि और भी चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं, तो इन सभी चीज़ों पर दोस्तों उन्होंने काम करा था। इसे बोलते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस देश का ये सारा, हालांकि पॉइंट और भी बहुत सारे पहले बोल रहा हूँ, ये इन चीज़ों पर जिस देश की ना कमांड बहुत अच्छी है दोस्तों, समझ जाना, वो इकोनॉमिकली ना वो जो देश है दोस्तों बहुत अच्छा है। आपको पता ही है हमारे यहाँ के रोड कैसे हैं, रेलवे कैसी है, पावर कैसे है, एनर्जी कैसे है, बिल्डिंग कैसी है हमारे यहाँ पर, है ना, पोर्ट कैसे हमारे यहाँ के, बंदरगाह कैसे, हमारे यहाँ का बैंकिंग सिस्टम कैसा, आपको सब पता है, आपको सब कुछ मालूम है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इकोनॉमिक वो कैसा है, ठीक है। बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, बात करते हैं। सोशल मतलब जैसे कि वो आम जनताओं को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, फैसिलिटीज़ जैसे कि एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन की एक तरीके से फैसिलिटी दी जानी चाहिए, ठीक है ना। हेल्थ के ऊपर हमारे यहाँ पर फैसिलिटी दी जानी चाहिए, HEALTH। उसके बाद हमारे यहाँ पर दोस्तों वाटर की सप्लाई कैसी है, इंसान पानी वगैरह किस टाइप का पी रहा है, आपको पानी की सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, आपको रहने के लिए घर वगैरह, हाउसिंग फैसिलिटी कैसे दी जा रही है, आपको रहने के लिए घर वगैरह मुहैया कराए जा रहे हैं नहीं कराए जा रहे हैं, ऐसे ना जाने कितनी सारी चीज़ें दोस्तों। ये आता हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। क्या बात समझ में आ रही है? अब हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 करके ना इन सारे पॉइंट पर काम करेंगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर इन सभी के दोस्तों हालात कैसे हुआ करते थे। और ये जितने भी थे, अगर मान लो हमारे इंडिया में रेलवे आई भी थी, मतलब हमारे इंडिया में दोस्तों रेलवे आई भी थी, तो ये किस पर्पज़ के लिए थी आप लोग सब आपको पता चलेगी कि अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने ये जितने भी काम करे ना सब कुछ अपने फ़ायदे के लिए करे, सब कुछ अपने फ़ायदे के लिए। ये तो सर चलो ये तो फैसिलिटी है, ये तो चलो हमें दी गई थी। बात करते हैं इनकी, इकोनॉमिक की बात करते हैं, जिससे हमारा देश ग्रो होता है। जब इसी पर काम नहीं होगा दोस्तों कभी देश ग्रो नहीं हो सकता। तो ब्रिटिशर्स लोगों ने उन्होंने काम करा था, इन पे काम करा था, लेकिन दोस्तों अपने फ़ायदे के लिए। अब आपको सिखाऊंगा कैसे। ये सारी बातें लिख ली आप लोगों ने, सर लिख लेंगे, आपको उसमें चिंता नहीं करनी, ठीक है। मैं उसको चिंता नहीं कर रहा भाई, ठीक है। इसको मैं साइड कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अब इधर आ जाओ, इधर देखो, पहले छोटा सा ये वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चलो, इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज या सर्विस या फैसिलिटीज, एक्टिविटी सर्विस या फैसिलिटी विच आर नीडेड, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विस इन एन इकोनॉमी। पूरे देश में दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है इसको देना। इट इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड, जो जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ है
विद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है, हालांकि जो सारी बातें लिखवाई है ना सारे पॉइंट ये कवर हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है और आप यहाँ पर देख सकते हो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, एनर्जी से जुड़ा हुआ है, बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। इन्हें बोलते हैं जो कम्युनिकेशन से, एनर्जी से, बैंकिंग से जो जुड़ा हुआ होता है दोस्तों, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और बात करते हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद फैसिलिटीज़ जो हम लोगों को दी जाती है एज ए सोशल दोस्तों, वो हेल्थ की हो सकती है, वो एजुकेशन की हो सकती है, वो हाउसिंग की हो सकती है, उससे बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इन दोनों की, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक का हो चाहे हमारा सोशल का हो, दोनों का हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था दोस्तों कैसा हुआ करता था, इकोनॉमिक का और सोशल का। अब एक बात करते हैं, जो हमारे ज़्यादातर पॉइंट आएंगे ना वो आएंगे हमारे इकोनॉमिक के, इसकी तो बात करेंगे ही हम लोग सोशल की, यार ये तो बेनिफिट्स है ना, बेनिफिट्स तो कोई भी हमें दे सकता है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है चलो। द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वर वेरी पुअर। दोस्तों जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी फैसिलिटी हुआ करती थी दोस्तों इकोनॉमिक टाइप की दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हुआ करती थी, बहुत ही ज़्यादा बेकार हुआ करती थी, वॉज वेरी पुअर। सम एफर्ट्स वर मेड टू डेवलप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, कुछ एफर्ट कुछ सम एफर्ट्स कुछ लिए गए थे, एक रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स, टेलीग्राफ्स। दोस्तों इनको बनाने के लिए ना बहुत ही कम सम एफर्ट्स लिए गए थे, और लिए भी गए थे ना, इन अंग्रेज लोगों ने जो एफर्ट्स लिए थे इनको डेवलप करने में दोस्तों अपने फायदे के लिए लिए थे। वो बात अलग है कि हमारे पास जो भी कुछ है, चाहे रोड्स हैं, रेलवेज हैं, पोर्ट्स हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट हैं, पोस्ट, देखो हम लोगों ने जो डेवलप करे इंडिपेंडेंस के बाद वो तो अलग है, लेकिन जो दिए है ना, जो ये सारी देन है, जो ये सारे देन है दोस्तों ये अंग्रेजों की ही देन है, हमें इसको भूलना नहीं चाहिए। सर आप तारीफ क्यों कर रहे हो, बाद में टॉपिक आएगा, यहाँ पर देख सकते हो पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश का हमारे इंडिया के लिए क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी रहा था। दोस्तों एक बात बताओ, अगर उनके दिमाग में आइडिया नहीं आता कि ठीक है यार रोड वगैरह बनाकर दे देने चाहिए, तो दोस्तों हमें तो पता ही नहीं था कि रोड वगैरह नाम की भी चीज़ होती है, रेलवे वगैरह नाम की चीज़ होती है, हवाई जहाज नाम की चीज़ होती है, बाइक वगैरह नाम की चीज़ होती है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। अब बात करते हैं रोड की। द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कुड नॉट अकम्प्लिश मतलब होता कंप्लीट नहीं कर पाई थी मच ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ फंड्स। भाई समझो, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट हुआ करती थी वो कंप्लीट नहीं कर पाई थी रोड्स वगैरह को, उन्होंने बनाए थे भारत में रोड, लेकिन दोस्तों बहुत कम बनाए थे। क्योंकि बस दोस्तों पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हुआ करती थी। एक बात बताओ, जब अंग्रेजों के पास पैसा ही नहीं होगा तो हमारे भारत देश में कितने रोड बना देंगे, रोड वगैरह बना ही नहीं पाएंगे। अच्छा एक बात और भी है, उन्होंने भारत में जितने भी रोड बनाए थे ना भारत के पैसों से ही बनाया था, मतलब हमारे ही फंडों को यूज़ करा था। तो दोस्तों हमारे फंडों का इस्तेमाल करा, हमारे रोड्स वगैरह बनाए, लेकिन दोस्तों जो रोड बनाए थे ना अपने फायदे के लिए बनाए थे। आपको बताऊंगा कैसे, एक ना पिक्टोरिकल फॉर्म में बताऊंगा कि रोड्स का फायदा क्यों उन्होंने किस तरीके से लिया था। हालांकि रोड्स कम बनाए थे क्योंकि उनका पैसा बहुत कम था, और जितने भी रोड बनाई थी दोस्तों उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाई थी। द रोड्स दैट वर बिल्ड प्राइमरली सर्व्ड द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी। उन्होंने दोस्तों अपनी आर्मी को इधर से उधर पहुंचाने के लिए दोस्तों रोड बनाई, क्योंकि उनको दिक्कत हो रही थी आर्मी को यहाँ से वहाँ पहुँचने में। एंड शिफ्टिंग रॉ मटेरियल। अब समझ में आ रहा है दोस्तों, एक बात बताओ, मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ। ये अपना भारत देश है, ये दोस्तों अपना भारत देश है। सर कहाँ है भारत देश, दिखाओ तो सही। चलो दिखाता हूँ आपको, ये दोस्तों अपना भारत देश है ये, ठीक है, ये दोस्तों अपना भारत देश है। सर ये तो बहुत इतना गंदा सर कौन बनाता है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। एक तो यार ये चल नहीं रहा, स्क्रीन जूम आउट नहीं हो रही है। चलो गाइस ये हमारा आ चुका है भारत देश, ठीक है। तो भारत थोड़ा सा यहाँ से और बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर मान लो इधर उस ब्रिटिश लोगों की दोस्तों उसकी एक आर्मी थी यहाँ पर, उस आर्मी को यहाँ से यहाँ पहुँचना था, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ये आर्मी यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचेगी दोस्तों, तो यहाँ पर जो रखा रॉ मटेरियल ये भारतवासी लोग ना कहीं और बेच देंगे, कहीं और सेल कर देंगे। अब जो ब्रिटिश लोग थे उनको लगा कि अच्छा अगर हमारी ये वाली आर्मी इस जगह पे नहीं पहुंची, इस जगह पे जल्दी नहीं पहुंची ना, तो ये यहाँ के जो एग्रीकल्चर जो हमारे हुआ करती थी, क्रॉपिंग हुआ करती थी, भारत के जो लोग उगाया करते थे, वो दोस्तों कहीं और किसी और कंट्री में सेल कर देंगे, क्योंकि इसकी पाबंदी नहीं थी कि मतलब कि तुम कहीं और सेल नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं था, आप सेल कर सकते थे। इसलिए दोस्तों उन्होंने अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि यहाँ से यहाँ तक का ना एक रोड बना दूंगा, रोड से जल्दी फटाफट से हमारी आर्मी यहाँ पर पहुँच जाया करेगी और इस रॉ मटेरियल पे कब्जा कर लेगी और उसको अपने स्टेट में, अपने कंट्री में इसको मंगवा लेगी। और फिर आपको पता ही है, मंगवा कर उसको मशीनों में डाल के रॉ मटेरियल कन्वर्ट कर देगी, फिनिश्ड गुड्स हमारे भारत में हाई रेट में बेच देगी। इसीलिए फटाफट से ना उन्होंने आर्मी लोगों को यहाँ से यहाँ भेजने के लिए, फटाफट से जल्दी जाओ और उस रॉ मटेरियल पे कब्जा कर लो या उसको बेचने मत दो आगे।
दोस्तों रोड बनाए गए, देख रहे हो रोड यहाँ से यहीं तक बनाया गया था, या फिर मान लो इस आर्मी को यहाँ से यहाँ जाना था तो यहाँ से यहाँ तक ही रोड बनाया गया था, या फिर इस आर्मी को यहाँ से मान लो यहाँ आना था इधर तो यहाँ से यहाँ तक ही रोड बनाया गया था। मतलब पूरे भारत भर में रोड अगर बनाए गए थे ना तो उतने ही बनाए गए थे जितने की उनको ब्रिटिशर्स को जरूरत थी। क्या बात समझ में आ गई। दूसरा, एंड शिफ्टिंग रॉ मटेरियल, ये भी लिखा होता है शिफ्टिंग रॉ मटेरियल। हो सकता है कि मतलब अंग्रेज लोगों को, जो ब्रिटिशर्स लोग थे उनको हो सकता है हमारा रॉ मटेरियल यहाँ रखा है, लेकिन ब्रिटिशर्स को ना अपना रॉ मटेरियल यहाँ से यहाँ पहुँचाना था इस जगह, क्योंकि यहाँ पर ना, यहाँ पर पानी, यहाँ पर बहुत समुंदर है, यहाँ पर समुंदर है, पानी का समुंदर है, तो यहाँ पर ना उनका जहाज रखा है, यहाँ पर दोस्तों उनका एक जहाज रखा है, यहाँ पर उनका जहाज रखा है। तो ये वाला रॉ मटेरियल यहाँ से यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर शिप्स में, बोट में दोस्तों वो हम किसी और कंट्री में उसको बेच देंगे, किसी और कंट्री में बेच देंगे। या हो सकता है कि यहाँ से रॉ मटेरियल मंगवाएंगे और यहाँ पर उन अंग्रेजों के यहाँ पर मशीनें लगी हुई थी, तो अंग्रेजों ने यहाँ से माल पहले यहाँ मंगवाया, तो यहाँ पर रोड बनवा दिया। अब यहाँ पर मशीनों में रॉ मटेरियल कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, और फिनिश गुड्स को यहाँ से अदर कंट्री में सेल करने के लिए यहाँ पर उन्होंने उन बंदरगाहों का, उन पोर्ट्स का, उन जहाज़ों का इस्तेमाल करके उन्होंने वहाँ पर आगे बेच दिया। क्या बात समझ में आ रही है कि रोड उतने ही बनाए गए थे जितना कि उनको जरूरत थी, चाहे रॉ मटेरियल सप्लाई करना हो, चाहे अपनी आर्मी सप्लाई करनी हो। क्या बात समझ में आ रही है, ये सब बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, द रोड्स वर that were built primarily served the interest of mobilizing मतलब इधर से उधर पहुंचाने के लिए आर्मी को, और शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल। क्या बात समझ में आ गई। यस सर। देयर ऑलवेज रिमेंड एज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल, मतलब काफ़ी मात्रा में दोस्तों वो शॉर्टेज हुआ करता था, किसी चीज़ का शॉर्टेज हुआ करता था, रोड्स की, वेदर चाहे रोड्स हो, टू रीच आउट टू रूरल एरियाज। मतलब उन्होंने जो अपने मतलब रोड्स वगैरह बनाए थे तो उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाए थे, मतलब आर्मी को इधर से उधर पहुंचाने के लिए या रॉ मटेरियल को इधर से उधर पहुंचाने के लिए। लेकिन दोस्तों रोड्स दोस्तों कभी भी ना रूरल एरिया, मतलब गांव वगैरह तक पहुंचाए नहीं उन लोगों ने, रूरल एरिया में ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अरे भैया बारिश वगैरह हो रही है, गांव में इधर से उधर लोग नहीं आ पाएंगे, तो कम से कम वहाँ पर तो रोड बना दो। लेकिन उन लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने रोड वगैरह नहीं बनाए थे, उन्होंने नहीं बनाए थे। तो एज ए रिजल्ट क्या होता, पीपल लिविंग इन दीज एरियाज सफर्ड बैडली ड्यूरिंग नेचुरल क्लैमिटीज एंड फैमाइंस। जो भी नेचुरल, जो भी क्लैमिटीज, आपदा वगैरह या फैमाइंस वगैरह। सर फैमाइंस क्या होता है, अकाल वगैरह, अकाल मृत्यु, मतलब ऐसा से कुछ कर गाना था ना, तो अकाल वगैरह पड़ जाया करता था दोस्तों, इन लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ करता था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रोड का मतलब क्या हमारा अस्तित्व था इंडिपेंडेंस के टाइम पर। जितने भी रोड बने थे अंग्रेज लोगों ने बनाए थे, वो अपने फायदे के लिए बनाए थे, या तो आर्मी को शिफ्ट करने के लिए या रॉ मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए। और उन्होंने कभी भी रूरल एरिया तक उन्होंने रोड को पहुँचने ही नहीं दिया। इससे क्या हुआ करता था, अगर वहाँ पर रेनी, अगर मतलब बारिश वाला सीजन हो जाया करता था तो वहाँ पर उनको जो भी मतलब उनकी फसल वगैरह हुआ करती थी काफ़ी ख़राब हो जाया करती थी, वहाँ पर नेचुरल क्लैमिटी वगैरह आ जाया करती थी, या फेमाइंस वगैरह आ जाया करती थी। तो हमने देखा रोड का पूरा देख लिया। यस सर। बात करते हैं रेलवे, बात करते हैं रेलवे कि उन्होंने रेलवे भी लॉन्च कर दी थी, उन्होंने रेलवे भी दोस्तों लॉन्च कर दी थी। ये देखो आप, ये देख सकते हो रेलवे का, इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रेन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। सबसे पहले जो हमारी पैसेंजर ट्रेन चली थी दोस्तों वो बम्बई से थाने के बीच में चली थी, जो कि 34 किलोमीटर का था, जो कि 34 किलोमीटर का रास्ता था। और कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को चली थी। लेकिन दोस्तों ये 3 साल बाद चली थी। आपको दिखाता हूँ, 1850 में आई थी, यहाँ पर दिखाता हूँ कहीं, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। चलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश रूल वॉज टू इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया इन 1850। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था अंग्रेजों का। अगर अंग्रेज लोग नहीं होते दोस्तों शायद हम लोग रेलवे में, हम इधर से उधर दोस्तों नहीं जा पाते। भाई रेलवे हैं तभी हम लोग ना कहीं भी, कहीं से भी कहीं भी चले आते हैं और अपने मतलब कहीं भी घूम आते हैं यार। अपने जियोग्राफिकल मतलब जो एरिया होता है ना इधर से उधर, बहुत लंबा डिस्टेंस का उसे बोलते हैं जियोग्राफिकल एरिया। दोस्तों हम इसको ट्रैवल कर पाते हैं। तो आप देख सकते हो 1850 में हमारी रेलवे आई थी। द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को अच्छे तरीके से उसने अफेक्ट करा इन 2 इंपॉर्टेंट वे में अफेक्ट करा था। इंपॉर्टेंट वे में, ऐसे नहीं कि मतलब गलत तरीके से अफेक्ट करा था, वो बात अलग है। रेलवे भी अंग्रेजों ने दोस्तों अपने फायदे के लिए ही ली थी। रेलवे मतलब ये कि रेलवे में अपना रॉ मटेरियल मंगवाएंगे और बाहर विदेशों में जाकर बेचेंगे। बट कोई बात नहीं, हमारे लिए 2 फायदे हो गए थे। पहला, रेलवे इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, कि हम लोग ना फिर लॉन्ग डिस्टेंस तक दोस्तों हम लोग ट्रैवल कर पाया करते थे। इधर से उधर जाने में दोस्तों पहले बहुत दिक्कत हुआ करती थी, 400-500 किलोमीटर जाने में। तो दोस्तों ट्रेन के आने से ना हम लोगों ने क्या ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया, जियोग्राफिकल एरिया हम लोगों ने तोड़ दिया। मतलब कि कहीं भी अब इंसान कहीं भी यहाँ से वहाँ आराम से घूमने जा सकता है। और कल्चरल बैरियर को भी खत्म कर दिया था हम लोगों ने। कल्चरल बैरियर मतलब होता है कि मान लीजिए मैं रहने वाला हूँ हरियाणा का, मुझे जाना होता था गोवा, तो दोस्तों हरियाणा से गोवा जाने में दोस्तों ट्रेन की सहायता से हम लोग आराम से चले जाया करते थे, क्योंकि जियोग्राफिकल एरिया हम लोगों ने तोड़ दिया था। और बात करते हैं कल्चरल बैरियर्स की भी,
हम लोगों ने दोस्तों ये भी सीख लिया था कि हमारे हरियाणा का क्या कल्चरल बैरियर्स है, गोवा का क्या कल्चरल बैरियर है, यूपी का क्या है, बिहार का क्या है, महाराष्ट्र का क्या है या उत्तराखंड का क्या है। दोस्तों हमें पता नहीं हुआ करती थी वहाँ पर किस टाइप का डांस होता है, किस तरीके का खाना पीना है, किस तरीके के लोग रहते हैं, क्या पहनते हैं। तो दोस्तों हम लोग ने वहाँ पर जा जाकर सीखा था। वरना पहले के लोग एक एरिया में रहा करते थे, उसी में जन्म में और उसी में मतलब उसी में जन्म और उसी में दोस्तों मृत्यु हो जाया करती थी। तो रेलवे आने से दोस्तों दो फायदे हो गए थे कि हम लोगों ने अपने जियोग्राफिकल एरिया को तोड़ दिया था, मतलब कहीं से भी कहीं जा सकते थे। और दूसरा हमारा कल्चरल बैरियर को हम लोगों ने समझना शुरू कर दिया था कि बाहर के लोग किस तरीके से रहते हैं। उसके बाद इट एनहांस द कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, और हम लोगों ने दोस्तों उसकी इस रेलवे के आने की वजह से हम लोगों ने अपने एग्रीकल्चर के जो बिजनेस को दोस्तों कमर्शलाइज कर दिया था, इसको और बढ़ा दिया था, विच एडवर्सली अफेक्टेड द कंपेरेटिव सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमिक इन इंडिया। इससे दोस्तों थोड़ा सा ना हमारे को एडवर्सली इफेक्ट कर गया था, बुरी तरीके से इफेक्ट कर गया था हमारे विलेज की इकोनॉमिक कंडीशन को। एक बात बताओ, जब तुम सारा माल बना बनाकर तुम लोग बाहर बेच दोगे तो तुम लोग अपने देश को कैसे पनपा दोगे यार? तुम्हारा देश पनप जाएगा क्या? हमारा देश कभी पनप नहीं सकता अगर तुम लोग माल बनाकर बाहर एक्सपोर्ट करते रहोगे तो। इसलिए अगर तुम्हें अपने देश को बढ़ाना है, ग्रो करवाना है, तो दोस्तों अपने देश में रॉ मटेरियल को बनाओ, उसी को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करो और उसी को दोस्तों विदेशों में जाके बेचो, तब जाके हमारा देश ग्रो करेगा। लेकिन दोस्तों आज भी आप देख सकते हो कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं बाहर के ब्रांड्स के हम लोग यूज़ करते हैं और हमें अच्छा लगता है, दिखाते हैं लोगों को कि देख मेरे पास आईफोन है, देख मेरे पास एप्पल है, देख मेरे पास ये वाली गाड़ी है, देख मेरे पास ये वाले कपड़े हैं, देख मैं इस ब्रांड के कपड़े पहनता हूँ। अरे भैया तेरे को देश में रहने का अधिकार ही नहीं है। फिर वो बात अलग है, मैं इस चीज़ पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि इंसान सुधर ही नहीं सकता। अगर मैं बोलूँगा ना यहाँ पर वीडियो में कि आपको बाहर के ब्रांड्स को ना बहुत कम जितना हो सके ना, जैसे एकदम से ना दारू पीने वाला इंसान एकदम से दारू छोड़ नहीं सकता, तो सेम बाहर के प्रोडक्ट्स को बढ़िया बढ़िया ब्रांड के कपड़े पहनना, बढ़िया बढ़िया ब्रांड की घड़ियाँ पहनना, जूते पहनना, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी, मोबाइल रखना और गाड़ियों में घूमना और न जाने क्या क्या चीज़ें दोस्तों आप लोग नहीं छोड़ सकते हो। एक बार में नहीं छोड़ पाओगे, तो धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश तो कर सकते हो ना। छोड़ो, हमारा देश ग्रो करने लग जाएगा। पर हम लोग मानते ही नहीं है, हम सोचते हैं कि नहीं बाहर के ब्रांड हम लोग पहनेंगे तो दोस्तों हमें लगेगा कि हम ना कूल लग रहे हैं, कूल, और हम बहुत रईस लग रहे हैं। अब क्या बताएं यार, उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं होती ना, सारी सच्चाई की बात तो ये है। सर आप भी कोई ब्रांड इस्तेमाल नहीं करते? भैया पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इस्तेमाल ना करूँ। जैसे मेरे पास कोई आईफोन नहीं है, मेरे पास कोई वन प्लस नहीं है, मेरे पास कोई बाहर ब्रांड की कोई गाड़ी नहीं है जो भी है अपने मतलब भारत की है, मेरे पास कोई ऐसी वॉच नहीं है जो कि बाहर के ब्रांड की हो, मेरे पास कोई ऐसा शर्ट या पैंट नहीं जो कि बाहर के ब्रांड का हो। मैं जो भी शर्ट पैंट पहनता हूँ दोस्तों वो अपने भारत का ही बनाया कपड़ा खरीदता हूँ, उसको फिर मैं हमारे भारत के ही रहने वाले पड़ोस में जो भी सिलाई वाले जैसे सिलाई वगैरह जो मतलब कर देते हैं ना, उन्हीं से सिलवा कर उन्हीं कपड़ों को पहनता हूँ। मैं कभी किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करता। तो दोस्तों वो बात अलग है, कभी कभार मतलब फॉर्चुनेटली या मतलब दिमाग में नहीं रहता, मैं कुछ ऐसा पहन लेता हूँ जो कि मतलब ब्रांड का हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एकदम से सारी चीज़ें नहीं छोड़ी जाती हैं, बट हम कोशिश कर सकते हैं ना, तो कोशिश करो, ठीक है भाई। चलो उसके बाद थर्ड, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। मतलब किस तरीके से हमारा जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो उस वक्त एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट की क्या मतलब हालात कैसे हुआ करते थे उस वक्त। एयर ट्रांसपोर्ट मतलब हवाई जहाज़ वगैरह, वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब वही मतलब जहाज़ वगैरह। एयर ट्रांसपोर्ट मतलब हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर, और वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब पानी के अंदर के जहाज़ या पानी के मतलब बाहर के जहाज़ या जो भी मतलब समुद्र के आसपास जितने भी पोर्ट वगैरह बंदरगाह वगैरह बनाए गए थे, तो उनका क्या मतलब उस वक्त इंडिपेंडेंस के टाइम पर क्या मतलब था, वो हालात कैसे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेजर्स, उन्होंने कुछ मेजर्स लिए थे फॉर डेवलपिंग द वाटर, हमारे भारत के वाटर के या एयर के ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए कुछ उन्होंने मेजर लिए थे। देख रहे हो, उन्होंने मतलब ये काम भी करा था। हाउएवर देयर डेवलपमेंट वॉज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन उनकी जो डेवलपमेंट हुआ करती थी ना हमारे भारत के लिए दोस्तों, फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री थी। मतलब ये कि हमारे को अच्छा लगा ही नहीं करता था। जो भी काम करते थे अगर वो हमारे यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं एयर ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट दोस्तों, तो वो इतने अच्छे तरीके से डेवलप करा करते थे जितना हम लोग चाहते हैं, जैसे आज डेवलप है उस तरीके से नहीं करते थे। और करते भी थे तो हमारी फंड का इस्तेमाल करते थे और अपने फायदे के लिए करते थे। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ठीक है, पर जो भी है उन्होंने ये सारी चीज़ें करी हैं। रोड वगैरह उन्होंने बनवाए, रेलवे बनवाई, एयर ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, न जाने कितने सारी चीज़ें दोस्तों बनवाई। इसीलिए दोस्तों हम लोग उसको यूज़ कर पा रहे हैं, वरना ये आइडिया उनके दिमाग में आता नहीं और हम लोग उसको लेकर आ नहीं पाते या लाभ भी पाते तो काफ़ी टाइम हमें लग जाता। ठीक है, चलो तो आप यहाँ पर देख सकते हो ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक्स मेजर्स, ये हमारा हो चुका है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों कम्युनिकेशन मतलब होता है कि हम लोग एक दूसरे से कैसे बात किया करते थे। तो पहले के लोग, अभी तो क्या है हम लोग फ़ोन वगैरह से बातचीत कर लेते हैं ना, पहले फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करता था। पहले पोस्ट वगैरह हम लोग क्या करते थे, डाक वगैरह हम लोग भेजा करते थे। आपने तो शायद देखा होगा, मतलब आजकल तो ऐसे डाक वगैरह ख़त्म हो गए हैं, एक आध होंगे, ऐसी बात नहीं है, मतलब हमारे एरिया में सारे ख़त्म हो गए हैं। तो पोस्ट वगैरह लिखित में चिट्ठी वगैरह लिख दी जाया करती थी, इधर से उधर पहुंचा दी जाया करती थी। कोई मैसेज वगैरह पहुंचाना हो एक आम आदमी को दूसरे आम आदमी तक, तो दोस्तों बहुत लंबे समय में पहुंचाया जाया करता था और लिख कर ही वो अपनी बातों को इधर से उधर पहुंचाया करते थे, या किसी को मैसेज देना होता था। लेकिन
एक हमारा टेलीग्राफ हुआ करता था। टेलीग्राफ मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ भी हमारे दोस्तों आया था इंडिया में, लेकिन दोस्तों बहुत बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत ज़्यादा महंगा था वो, और अंग्रेजों ने दोस्तों अपने फायदे के लिए बनवाया था ये इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दोस्तों इधर से उधर हम लोग इन्फॉर्मेशन को आराम से भेज दिया करते थे, फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। कोई भी मतलब लॉ या कोई भी ऑर्डर वगैरह अंग्रेजों को इधर से भारत के मतलब लोगों को तक कोई ऑर्डर पहुंचाना है, कोई लॉ पहुंचाना दोस्तों, तो वो ना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दोस्तों पहुंचा दिया करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, और ये सारा का सारा खर्चा दोस्तों भारत में से लिया जाया करता था। तो दोस्तों एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ एक तो हमारे आम आदमियों के लिए नहीं था, दूसरी बात ये लेकर आए भी थे तो ये बड़े बड़े ऑफिसरों के लिए लेकर आए थे, उनको मतलब फटाफट मतलब आर्मी लोगों को, ऑफिसर लोगों को दोस्तों ऑर्डर देने के लिए, फटाफट से लॉ एंड ऑर्डर देने के लिए कि वहाँ पर जाकर देखो, फटाफट से जाकर देखो बिहार में जितनी प्रोडक्शन हुई है ना एग्रीकल्चर की, वो देखो सप्लाई कर रहे हैं बाहर के लोगों को। तो ये लॉ एंड ऑर्डर दे दिया कि वहाँ के लोग अब किसी को नहीं भेज पाएंगे दोस्तों। तो इससे दोस्तों क्या हुआ करता था, इससे मतलब हमारे फंड का दोस्तों बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। बात करते हैं आगे, पोस्टल सर्विस डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमाइंड ऑल थ्रू इनएडुकेट। जो भी हमारी पोस्टल सर्विस भी हमारे लिए, ये जो आम जनता के लिए जो पोस्टल सर्विस दिया करते दोस्तों, वो भी काफ़ी इनएडुकेट थी, काफ़ी अच्छी नहीं थी। एक तो उन्होंने दी हमें, चलो ठीक है हमें पोस्टल सर्विस दी, लेकिन दोस्तों वो भी क्या दी हमें, इनएडुकेट दी, मतलब ज़्यादा अच्छी मात्रा में उन्होंने हमें नहीं दी थी। तो दोस्तों ये हमारे 4 पॉइंट हो गए, इतनी ही हमारी थ्योरी थी। और अगर आप लोग चाहो तो दोस्तों आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हो, आप लोग चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, इसको मतलब खुद से भी पढ़ सकते हो। रीजन्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की क्या रीज़न थे, और अगला कंक्लूजन आप लोग दोस्तों खुद से निकाल सकते हो आप लोग चाहो तो। मैं इसको ना फटाफट से रीड करूँगा क्योंकि सारे पॉइंट मैं करा चुका हूँ, मैं रीड करूँगा, और रीड कराना मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से मतलब डीपली पढ़ा रहा हूँ, तो डीपली ही पढ़ाऊँगा। तो मैं एक एक पॉइंट कराऊंगा, एक एक वर्ड कराऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, फटाफट से मैं सिर्फ रीड करूँगा, आप लोग समझ जाना, ठीक है। क्या क्या रीजन हुआ करते थे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट टू प्रोवाइड, उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था ना, नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटी, जो भी बेसिक जो सुविधाएं होती है ना हमारी आम जनता को दोस्तों, वो नहीं देंगे, उनका ऑब्जेक्टिव यही था। बट टू सर्व देयर ऑन कॉलोनियल इंटरेस्ट, अपने फायदे के लिए दोस्तों वो सब चीज़ किया करते थे। चाहे रोड बनाया अपने फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए नहीं था, रेलवे बनाई अपने फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए नहीं थी, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाया तो बड़े बड़े ऑफिसरों को लेकर आया था ताकि हमारे एक आम जनता पर लॉ एंड ऑर्डर डाल सकें और अपने काम को फोर्सफुली करवा सकें। तो दोस्तों आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। द रोड्स वर बिल्ट फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर ही अपनी आर्मी को इधर से उधर पहुंचाने के लिए, एंड फॉर ड्राइंग आउट रॉ मेटेरियल को निकालेंगे वहाँ से फ्रॉम द कंट्री साइड से टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक पहुंचाएंगे या पोर्ट तक, बंदरगाह तक पहुंचाएंगे, एंड टू सेंड दीज टू इंग्लैंड, उसको इंग्लैंड भिजवा देंगे, मतलब अपने देश में मंगवा लेंगे उसको, या फिर अपने जो भी ल्यूक्रेटिव, जो भी हमारी जो भी उसकी अपनी जो भी ल्यूक्रेटिव मतलब होता है लाभदायक जगह, कोई भी लाभदायक जगह जो भी उनकी खुद की ल्यूक्रेटिव जगह थी, लाभदायक जगह थी दोस्तों, फॉरेन में वहाँ पर उसको मंगवा लिया करते थे, या तो अपने इंग्लैंड में मंगवा लेंगे या कोई भी उनकी जो लाभदायक जगह, जैसे कि अदर कंट्री में भी उनके कॉन्ट्रैक्ट थे तो वहाँ पर उस कंट्री में दोस्तों मंगवा लिया करते थे। रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे भी हमारे 3 रीज़न की वजह से हमारे मतलब ब्रिटिश लोगों ने हमारे इंडिया में डेवलप करी थी, ताकि उनका इफेक्टिव कंट्रोल रहेगा हमारे मतलब इंडियन जो भी टेरिटरी के अंदर जो भी जहाँ पर माल वाल रखा है उसके अंदर इफेक्टिव कंट्रोल रहेगा। और दोस्तों टू अर्न प्रॉफिट्स थ्रू फॉरेन ट्रेड, वो फॉरेन ट्रेड कर पाएंगे बाय लिंकिंग रेलवे विद द मेजर पोर्ट्स, अपने रेलवे को मेजर पोर्ट से लिंक कर देंगे और वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। और तीसरा टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर दोस्तों अपने ब्रिटिश फंड का बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, वो भी अपने फायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए करा करेंगे। उसके बाद द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वाज इंट्रोड्यूस्ड एट अ हाई कॉस्ट, बहुत ज़्यादा खर्चे में दोस्तों उसको इंट्रोड्यूस करा गया था, टू सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए दोस्तों उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए दोस्तों उसको इंट्रोड्यूस करा गया था, ताकि बड़े बड़े जो भी आर्मी ऑफिसर वगैरह हुआ करते थे इधर से उधर पहुंचाने के लिए, ताकि हमारे जो भारत देश के जो किसान भाई बहन हुआ करते थे वो उनकी फसल को दोस्तों इधर से उधर नहीं पहुंचा पाएंगे अदर कंट्री में। मतलब किसान भाई बहन कुछ कर ही नहीं सकते थे यार, क्योंकि उन्होंने आर्मी तैनात कर रखी थी, और लॉ एंड ऑर्डर तुरंत पहुँचाने के लिए दोस्तों उन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का इस्तेमाल करा था, जो कि बहुत महंगा था और सारा खर्चा हमारे भारत देश से लिया गया था। बात करते हैं कंक्लूजन की, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि अल्टीमेट क्या कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं। बाय द टाइम इंडिया वॉन इट्स इंडिपेंडेंस 1947, क्लैप करो पहले। इंडिया 1947 में आज़ाद हो गया था। द इम्पैक्ट, अब देखो 200 सालों तक, भाई साहब 200-250 सालों तक लोगों ने मतलब ब्रिटिशर्स ने हमारे पर कब्जा करा था, तो उसका कुछ तो असर पड़ेगा कॉलोनियल रूल का। वॉज ऑलरेडी शोइंग ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, उन्होंने किस तरीके से हमारा शोषण करा था, सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स आर द क्लियर प्रूफ्स, ये बेटा जितने पॉइंट बताने वाला हूँ ना सारे क्लियर प्रूफ हैं कि हमारा देश क्यों अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। अब देखो पहला पॉइंट,
द कांस्टेंट पर कैपिटा इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड, हमारी जो पर कैपिटा दोस्तों इनकम थी ना, एक इंसान की जो इनकम थी वो कांस्टेंट रही थी, लगातार बनी रही थी, सेम जितनी पहले थी उतनी बनी रही थी, क्योंकि भैया ग्रो देश कहाँ से कर पाएगा यार, सारी फैसिलिटी थी ही नहीं। तो जितना एक इंसान पहले ब्रिटिश टाइम में कमाया करता था उतना ही आज भी कमा रहा था, मतलब काफ़ी सालों तक कमाया था, लॉन्ग पीरियड तक। उसके बाद कैसे हमारा देश डेवलप क्यों नहीं कर पाया था? इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, ज़्यादातर जो डिपेंडेंस जो हमारी पॉपुलेशन थी वो किस पर डिपेंड हो गई थी? एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो गई थी। जमींदारी सिस्टम को ला दिया गया था। ट्रेडिशनल मेथड को हम लोग कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर रहे थे, मतलब जो खेती बाड़ी करने के लिए पुराने मेथड को यूज़ कर रहे थे। मतलब एक इंसान आपने देखा होगा कंधे पे रखकर वो हल को जोता करता था, लेकिन वो ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था। आजकल मॉडर्न ज़माने में दोस्तों आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, जिससे हम लोग बहुत फटाफट से जल्दी जल्दी खेती बाड़ी कर लेते हैं। पहले हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ फेमाइन्स हुआ करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा अकाल वगैरह पड़ जाया करता था, क्योंकि पानी वगैरह की फैसिलिटी हमें मिला नहीं करती थी। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीमेड्स, जितने भी चीज़ें क्राफ्ट्स वगैरह की फैसिलिटी हुआ करती थी सारी की सारी उन्होंने बर्बाद कर दी थी। और हमारा दोस्तों विदेशों में बड़े बड़े जितने भी शहर हुआ करते थे, बड़े बड़े शहर नहीं मतलब विदेश हुआ करते थे, वहाँ पर हमारा दबदबा था हैंडीक्राफ्ट आइटम में, बहुत ज़्यादा हमारा बोलबाला था, लेकिन सारा हमारा वो खत्म उन लोगों ने कर दिया था। उसके बाद इनएडुकेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब हमारे यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री वगैरह लगाई गई थी वो इनएडुकेट लगाई गई थी। इसका मतलब है कि किसी इंडस्ट्री में हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और किसी पे हम लोग काम ही नहीं कर रहे थे। भाई काम कैसे करेंगे, हमारे पास थे ही नहीं, हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, हम कैसे काम करते ना। तो फिर यहाँ लिखा था हॉस्टाइल फैसिलिटी, हॉस्टाइल मतलब जो विरुद्ध हमारी जो पॉलिसी, जो हमारे खिलाफ जो ब्रिटिशर्स लोगों ने हमारे खिलाफ जो पॉलिसी बनाई थी, विरुद्ध पॉलिसी जो बनाई थी, मतलब हॉस्टाइल पॉलिसी बनाई थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट लेड, उसको क्या कारण हुआ, उसका फिर क्या कारण हुआ? टू द कंप्लीट रुइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी दोस्तों कंप्लीट क्या हो गई थी? रुइन मतलब होता है नष्ट हो जाना, नष्ट, हमारी कंप्लीट बिल्कुल ही हमारी क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी, बिल्कुल कंप्लीट रुइन मतलब होता है नष्ट हो जाना। दोस्तों क्या बात समझ आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। और दोस्तों बस इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, मैंने इसको आपको ऑलरेडी करवा रखा है, ठीक है, पढ़ लोगे? यस सर, हम लोग इसको पढ़ लेंगे। या सर थोड़ा सा फटाफट से करा दोगे तो हमारे को थोड़ा अच्छा हो जाएगा। मैं तो सिर्फ रीड करूँगा भाई। ब्रिटिश रूल्स सिस्टमेटिक एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडिया, मतलब उन्होंने हमारे इंडिया को जो एक्सप्लोइट करा था, खराब करा था, शोषण करा था, तो वो ब्रिटिश रूल्स की वजह से हुआ था। तो सारे कुछ 5-7 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप सारे पॉइंट पढ़ लेना खुद से भी। The various forms of exploitation by the Britishers on the Indian economy can be broadly analyzed with the following points। उन्होंने ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन इकोनॉमी को कैसे हमारा बर्बाद करा था दोस्तों, उसको हम लोग इन पॉइंटों से हम लोग समझ सकते हैं। पहला, इंडिया रिमेन्ड अ एग्रीकल्चर कंट्री। इंडिया को उन्होंने क्या बनाकर छोड़ दिया था? सिर्फ एग्रीकल्चर में ही रहोगे बेटा, तुम लोग कुछ प्रोडक्शन कर ही नहीं पाओगे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें क्या पता थी कि आज हम लोग राज करेंगे दुनिया पर, है ना। इंडिया रिमेन्ड एन एग्रीकल्चर कंट्री थ्रू आउट द ब्रिटिश पीरियड, पूरे ब्रिटिश पीरियड में हम लोगों को सिर्फ उन्होंने एग्रीकल्चर कंट्री ही बनाकर रखा था। एंड इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन टोटली बैकवर्ड, और हमारा पूरा पूरा बैकवर्ड हो गया था। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरे के पूरे उन्हीं ब्रिटिशर्स पर ही डिपेंडेंट हो गए थे। देयर वॉज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने अपने एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज करा टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और जो भी कमर्शलाइज हुआ भी था तो उन्होंने दोस्तों ब्रिटेन के ही हम लोगों ने इंटरेस्ट के लिए हम लोगों ने करा था, क्योंकि उन्होंने ही बोला था ना कि तुम्हें अपने आप को कमर्शलाइज करना पड़ेगा, तुम्हें कैश क्रॉप बनानी पड़ेंगी, है ना, ठीक है। ब्रिटिश रूलर्स नेवर ट्राई टू मॉडर्नाइज द प्रीवेलिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जो भी सेक्टर हुआ करते थे इंडस्ट्रियल दोस्तों, उन्होंने कभी ट्राई भी नहीं करा कि चलो इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज बनाया जाए, थोड़ा सा उनको अच्छा बनाया जाए। उन्होंने ट्राई नहीं करा, क्योंकि उनको डर था अगर मॉडर्नाइज कर देंगे तो ये हमें हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाएंगे। देयर वॉज अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट, हमारी जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट आइटम थी दोस्तों, उन्होंने लार्ज स्केल पर हमें बर्बाद कर दिया था। एंड जितनी भी कॉटेज इंडस्ट्री थी उनको सबको हमारा बर्बाद कर दिया था। बाय फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोटेक्शन, वो एक डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोटेक्शन एक पॉलिसी लेकर आए थे, जिससे कि उन्होंने हमारे देश को और पूरा बर्बाद कर दिया था। ब्रिटिशर्स गेन्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एंटायर इंडियन मार्केट, फिर से क्या हुआ था? हमारी पूरी मार्केट में, एंटायर पूरी इंडिया की मार्केट पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। ब्रिटिश रूलर्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी इनटू अ प्राइमरी प्रोड्यूसिंग कंट्री। उन्होंने फिर हमारी इंडियन इकोनॉमी को धीरे धीरे करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी प्रोड्यूसिंग कंट्री बनाकर छोड़ दिया था। प्राइमरी मतलब चल गई पता, हमें सिर्फ प्रोडक्शन करनी है, हमें सिर्फ खेती बाड़ी करनी है और कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने ये बनाकर छोड़ दिया था। एक्सपोर्टिंग ओनली, हमें एक्सपोर्ट करना है, सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है और रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना है। नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन में जो बहुत ज़्यादा जरूरत है ना, रॉ मटेरियल जरूरत थी, हम लोग सिर्फ वही हम लोग बनाएंगे और वही हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे एंड और इंपोर्ट करेंगे वहाँ के बने बनाए फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। क्या बात समझ में आ रही है? इससे भी हमारा देश दोस्तों बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो गया था। बात करते हैं अगले 2 पॉइंट की बात कर लेते हैं, फिर बाद में बताऊंगा आपको कल वाली वीडियो में कि ये सारे काम जो भी ब्रिटिश लोग कर गए थे, इसका हमारे इंडिया पर क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा था, ये लोग बाद में सीखेंगे। क्योंकि उन्होंने जो भी करा ठीक है अपने फायदे के लिए करा था, बट उन्हें ये नहीं पता था कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, उनकी ये सारी करतूतें हमारे देश को दोस्तों एक दिन बहुत अच्छे तरीके से ना आबाद भी कर देंगे, उठा कर ले जाएंगी, ऊंचाइयों तक लेकर चली जाएंगी। और ऐसा ही हो रहा है, तो हम लोग वो कल पढ़ेंगे। फिलहाल 2 पॉइंट और देख लेते हैं। टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड
उन्होंने फिर अपने फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने की कोशिश करी एंड टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्स थे उनको एक्सप्लॉइट करा, बर्बाद करा टू अपने खुद के एडवांटेज के लिए, खुद के फायदे के लिए। ब्रिटिश रूलर बिल्ट अप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, रोड बनाया, बिल्डिंग बनाई, रेलवे बनाया, बैंकिंग बनाया, पता नहीं क्या क्या बनाया, वो भी सब दोस्तों आपको पता है अपने फायदे के लिए बनाया था। विच इंक्लूड्स रोड्स एंड रेलवे नेटवर्क, पोर्ट्स, शिपिंग, इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ अपने फायदे के लिए बनाया था। द ब्रिटिश रूलर्स थोरोली एक्सप्लॉइटेड द इंडियन इकोनॉमी को पूरी बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था थ्रू इकोनॉमिक ड्रेन से। फिर आप लोग यहाँ पर बस ये सारे पॉइंट हो गए, बस खत्म। तो दोस्तों ये कैसी लगी आपको वीडियो अपने से कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना है। हम लोग मिलेंगे नए वाली वीडियो के साथ, नए वाले पार्ट के साथ, तो जहाँ पर आपको सिखाऊंगा ये अगला क्वेश्चन, अगला वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में हमारा क्वेश्चन आता है ये वाला कि ब्रिटिश रूल्स की वजह से हमारे इंडिया पर दोस्तों क्या पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था, आपको ये सिखाऊंगा और बस खत्म हो जाएगा। एक हमारा लास्ट में आएगा स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त हमारे हालात कैसे थे इंडियन इकोनॉमी के, हालांकि सारा सम पूरा कंक्लूजन है, हम लोगों ने आज तक जितने भी पार्ट में सीखा है ना वो सबका कंक्लूजन है ये। तो ये तो सिर्फ मैं रीड करूंगा, आप लोग समझते चले जाओगे, लेकिन कल वाली जो वीडियो आने वाली है इस चीज़ के ऊपर कि हमारा पॉजिटिव क्या, उनका जो भी काम कर गए थे हमारे ऊपर क्या पॉजिटिव उन्होंने इंपैक्ट डाला। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो जरूर इस वाली वीडियो को देखना। तो चलो मिलते हैं वीडियो के साथ, पार्ट नंबर जो भी हमारा होने वाला है आप लोग चेक कर लेना। वंदे मातरम, जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना यार, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मुझे अजीब सा लगता है कि यार पता नहीं बच्चों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, उनको आपके क्या पता, आपको मेरे बारे में क्या आप मेरे बारे में अपने मतलब राय बनाकर बैठे हुए हो, यार ये तो बहुत जल्दी बोलता है, बहुत तेज़ बोलता है, स्पीड में बोलता है, ये तो मतलब बहुत लेंथी पढ़ाता है, ये बहुत लंबी वीडियो बनाता है, या ये तो यार एक एक वर्ड समझाता है, हमें बोर कर देता है। मतलब क्या आपके मन में चल रही मुझे बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, जिससे कि मैं उसको इंप्रूव करूँगा। ठीक है गाइस, चलो भाई बाय।